हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्केचर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 एनसीईआरटी का जो है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट। और इसका चैप्टर 7 है भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। ठीक है, तो भारत में जो भी कांस्य प्रतिमाएं थी तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेरदू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी। ठीक है, सिरे पेरदू यानी कि लुप्त मोम। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टीन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांस्य यानी कांसा कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्य, ब्रॉन्ज इंग्लिश में। तो तांबा, जस्ता, टीन जैसे धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाया और इसी मिश्र धातु को उन्होंने क्या कहा? कांस्य कहा। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई। इन प्रतिमाओं का काल दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थीं, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। इसी के साथ साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने इत्यादि के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जा रहा है। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धड़ सारणी रूप में साधारण है। ऐसी ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह टाइमाबाद यानी महाराष्ट्र में हुई पुरातात्विक खुदाइयों में प्राप्त हुआ। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार हैं, जबकि उसके चालक यानी मानव की आकृति को लंबा बनाया गया है और उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं वे प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं, जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती हैं। तीर्थकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसलिए इन कांस्य प्रतिमाओं को से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है, जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केश लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थकर छोटे घुंघराले केश में दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। ठीक है, गुजरात और राजस्थान जो हैं बहुत ही पहले से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। वडोदरा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता से के साथ ढाली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आँखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए जिन पर इन आकृतियों को बिठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से भी मिली हैं। ठीक है, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। वडोदरा के पास आकोटा से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, उनसे यह सिद्ध हो गया है कि 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थकरों की है। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया, जिसमें तीर्थकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनमें ये तीर्थकर अकेले या 3 से 24 तीर्थकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं।
इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। शैल की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थीं। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दियों में उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई थी। इनमें संगीत यानी भिक्षु के परिधान यानी वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। यह परिधान एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए है और दूसरा सिरा बाईं भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुमटे पकड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शिव परिवार 10वीं शताब्दी ईस्वी बिहार का ये बिहार में जो पाया गया था उसका ये प्रतिमा है। गणेश 7वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में पाया गया था। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला है। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिससे वस्त्र की पतली किस्म का भी बोध होता है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई है और समानुपातिक प्रतीत होती है। धानेसर खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान तक तहें मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई है, यानी उसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तहें नहीं दिखाई देती हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़े कांस्य प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमा गुप्तकालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन है। उनमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफ़ी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिससे फलस्वरूप प्रतिमा से इस हिस्से पर सतत प्रवाही रेखा दिखाई देती है। ठीक है। लुप्त मोम प्रक्रिया, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं, इसलिए इसके लिए पहले मोम को आग में पिघलाते हैं और फिर एक महीन कपड़े से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में उसे निकालते हैं। यहाँ यह पुनः ठोस हो जाता है। फिर इसे पिचकी या फरनी से दबाते हैं, जिससे मोम तार के धागे के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा यानी आकृति के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इसके एक खुले हुए सिरे पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाल दी जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं, उस समय मिट्टी के ढके सांचे को आगे आग पर रख देते हैं। जैसे ही अंदर की मोम पिघलती है, धातु नालिकाओं के नीचे की ओर बहती है और मोम की प्रतिमा का आकार ले लेती है। धातु ढलाई की समूची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। बाद में प्रतिमा को छेनी एवं रेत से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफ़ी मेहनत का काम है और इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का उपयोग होता है। तो यहाँ देखते हैं कि बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टतः वक्र रेखीय मोड़ बनाता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता ये है कि वे सुबाह्य थी और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का
प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत के बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में भी बौद्ध देवी देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। इनमें से अधिकांश मूर्तियां 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी की बनाई पाई गई हैं। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। इनमें एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन ये पाया गया कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूप में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्यूह सिद्धांत पर आधारित और ऐसे चतुरानन विष्णु को बैकुंठ विष्णु या बैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्तीय या केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है और बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही है। ये देखिए गणेश की प्रतिमा है जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर से पाई गई थी और यहाँ पे ये कांस्य प्रतिमा है जो कि हिमाचल से पाई गई थी। ये 4 सिरों वाले विष्णु जी हैं। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्कीहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी थी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने का उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे जिनमें चोल वंशीय विधवा महारानी सेमियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब आते हैं नटराज की प्रतिमा पर। तो इस प्रतिमा में नटराज की प्रतिमा, इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृत के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का घोतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दाया हाथ डमरू जो उनका प्रिय वाद्य है पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दुल्हस्त्र मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था और उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। शिव को इस ब्रह्मांड युगीन यानी वर्तमान शिव के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनकी यह तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा से इस प्रसंग से जुड़ी हुई है। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त के
दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। यह पौराणिक कथा चिदम्बरम से जुड़ी हुई है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। ठीक है, ओके। 8वीं शताब्दी की पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, जो ये दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहर्ता भी माना जाता है। यह सबसे प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनके इस स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तमिलनाडु के तंजावुर यानी कि तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित किए हुए हैं। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें परिग्रहण यानी विवाह संस्कार के दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव यानी वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती यानी वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूपों को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपने राजसी संरक्षक की स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास भी किया। तिरुपति में कांस्य की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई, जिनमें कृष्णदेवराय को अपनी 2 महारानियों तिरुलंबा और चित्रदेवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार के उनके वास्तविक चेहरों के विशेषताओं को कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की ये भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देती है, जिससे शरीर रौबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानियों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाई दे हैं। तो ये था चैप्टर 7 भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। तो हमने पढ़ा भारतीय कांस्य प्रतिमाएं में कि कांस्य को कैसे बनाया गया। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा कि शिव परिवार की मूर्ति कहाँ से पाई गई। हमने लुप्त मोम प्रक्रिया लॉस्ट वैक्स प्रोसेस पढ़ा और नटराज की प्रतिमा को पढ़ा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।